तो हम ग्रोथ फैक्टर्स देख रहे थे। तो जो मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर है इंक्लूडिंग प्लेटेलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड TGF बीटा, ये लाइकली हैं टू पार्टिसिपेट इन द स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस में। प्लेटेलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ना रिक्रूट करता है स्मूथ मसल सेल्स को, एंड TGF बीटा सप्रेस करता है एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन को और माइग्रेशन को, एंड इन्हेंस कर देता है प्रोडक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स की TGF बीटा। फिर है नॉच सिग्नलिंग थ्रू क्रॉस टॉक विद द वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के साथ। नॉच सिग्नलिंग पाथवे रेगुलेट करता है स्प्राउटिंग को एंड ब्रांचिंग ऑफ द न्यू वेसल्स, एंड थस इंश्योर करता है कि न्यू वेसल जो कि फॉर्म्ड होती हैं हैव प्रॉपर स्पेसिंग टू इफेक्टिवली सप्लाई द हीलिंग टिश्यू विथ ब्लड, यानी स्पेसिंग होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन पर आ जाते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ वेसल स्प्राउटिंग में इन द एंजियोजेनेसिस, लार्जली थ्रू द इंटरेक्शन विद द इंटेग्रिन रिसेप्टर्स के साथ ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स एंड बाय प्रोवाइडिंग द स्कैफोल्ड फॉर द वेसल ग्रोथ। एंजाइम्स देखें तो इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नोटेबली मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज MMPs डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को टू परमिट द रीमॉडलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द वास्कुलर ट्यूब। जो न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स होती हैं वो लीकी होती है, क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट इंट्रा एंडोथेलियल जंक्शंस होते हैं, इनकम्प्लीट, और क्योंकि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, द ग्रोथ फैक्टर जो ड्राइव करता है एंजियोजेनेसिस को, इंक्रीज़ करता है हमारी वास्कुलर परमिएबिलिटी को। ये लीकीनेस अकाउंट करती है पार्ट फॉर द इडीमा जो कि परसिस्ट करती है हीलिंग वूंड्स में लॉन्ग आफ्टर द अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैज़ रिजॉल्व। फिर है एक्टिवेशन फाइब्रोब्लास्ट की और डिपोजिशन कनेक्टिव टिश्यू की। लेइंग डाउन कनेक्टिव टिश्यू का 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले नंबर 1 तो माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन किसकी होती है? फाइब्रोब्लास्ट की इनटू द साइट ऑफ इंजरी में। दूसरा नंबर 2 पे डिपोजिशन होती है किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स की, जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन सेल्स से। ये प्रोसेस ना ऑर्चेस्टर होते हैं लोकली प्रोड्यूस साइटोकाइन से और ग्रोथ फैक्टर से, जिसमें प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी आ जाता है, FGF2 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड TGF बीटा यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये आ जाते हैं इसमें। मेजर सोर्सेज इन फैक्टर्स की जो है ना वो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, पार्टिकुलरली अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड हमारे M2 मैक्रोफेजेस होते हैं जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं साइट ऑफ इंजरी को। इन रिस्पॉन्स टू द साइटोकाइन एंड द ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट वूंड में एंटर करेंगे फ्रॉम द एजेस और माइग्रेट करेंगे टूवर्ड द सेंटर की तरफ। सम ऑफ दीज सेल ना डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं इन मायोफाइब्रोब्लास्ट, जिसमें स्मूथ मसल एक्टिन होते हैं और इनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, और ये सर्व करते हैं टू क्लोज द वूंड बाय पुलिंग इट्स मार्जिन टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये मायोफाइब्रोब्लास्ट का काम है। एक्टिवेटेड जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और मायोफाइब्रोब्लास्ट, ये आल्सो इंक्रीज़ करते हैं अपनी सिंथेटिक एक्टिविटी को और बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स। ठीक है, मेनली उसमें कोलेजन आ जाता है जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारे फुली डेवलप्ड स्कार का। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइन होता है सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, साइटोकाइन है डिपोजिशन के लिए भी और सिंथेसिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रोड्यूस ज़्यादातर होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ग्रेन्युलेशन टिश्यू में, इंक्लूडिंग अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से ये प्रोड्यूस होता है। लेवल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का टिश्यू में प्राइमरीली रेगुलेट होता है नॉट बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट TGF बीटा से, रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल से, एंड द फैक्टर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नोटेबली जो इंटेग्रिन्स होते हैं उनसे, जो इन्हेंस करते हैं या डिमिनिश कर देते हैं TGF बीटा की एक्टिविटी को। इन एडिशन माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं फिब्रिलिन, वो भी रेगुलेट करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द TGF बीटा की। क्या चीज़? फिब्रिलिन, जो कि माइक्रोफिब्रिल से बना है। ये चैप्टर 6 में डिटेल में देखें। TGF बीटा ना स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन को, उनकी ही प्रोलिफरेशन को, और इंक्रीज सिंथेसिस कोलेजन की और फाइब्रोनेक्टिन की, और ये बीटा जो है TGF बीटा कम भी कर देता है डिग्रेडेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बाय इनहिबिटिंग द मेटालोप्रोटीनेज को इनहिबिट कर देगा ताकि ECM की डिग्रेडेशन ना हो। TGF बीटा इन्वॉल्व होता है ना सिर्फ स्कार फॉर्मेशन में आफ्टर द इंजरी, लेकिन आल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस इन द लंग, लिवर, किडनी, जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद होती है फाइब्रोसिस, वो TGF बीटा से होती है।
ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होते हैं जो सर्व करता है इसका टू लिमिट एंड टर्मिनेट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। ये ऐसा करता है बाय इनहिबिटिंग द लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन और एक्टिविटी ऑफ अदर ल्यूकोसाइट्स को भी इनहिबिट कर देगा। इन हीलिंग प्रोग्रेसेस, जैसे हीलिंग प्रोग्रेस करेगी तो नंबर ऑफ प्रोलिफरेटिंग हमारे फाइब्रोब्लास्ट और न्यू वेसल्स कम होती जाएंगी, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट प्रोग्रेसिवली अज्यूम करेंगे ज़्यादा सिंथेटिक फिनोटाइप और हेंस देयर इज़ इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कोलेजन सिंथेसिस इन पार्टिकुलरली ज़रूरी होती है हीलिंग ऑफ द वुंड में टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मैकेनिकली स्टेबल। कोलेजन सिंथेसिस फाइब्रोब्लास्ट की मदद से शुरू होती है अर्ली इन द वुंड हीलिंग में 3 से 5 दिन में और कंटिन्यू करती है सेवरल हफ्तों तक। डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द वुंड पे। जो नेट कोलेजन एक्यूमुलेशन है वो डिपेंड करती है ना सिर्फ इंक्रीज सिंथेसिस पे लेकिन आल्सो डिमिनिश कोलेजन डिग्रेडेशन पे भी डिपेंड करती है। एज स्कार मैच्योर होता जाएगा तो वहाँ पे प्रोग्रेसिवली वास्कुलर रिग्रेशन जो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करेगी हाईली वास्कुलराइज्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू को इनटू द पेल लार्जली एवास्कुलर स्कार में। नेक्स्ट है रीमॉडलिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे स्कार बन जाता है तो वो रीमॉडल होता है टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ को और कॉन्ट्रैक्टेड। वुंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है कोलेजन की और वहाँ पे इंक्रीज साइज ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इन एडिशन देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ टाइप ऑफ द कोलेजन डिपॉजिटेड, मतलब टाइप की भी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम टाइप 3 कोलेजन से अर्ली इन द रिपेयर टू मोर रेजिलियंट किस्म का टाइप 1 कोलेजन में वो चेंज होता है। वेल सूचर्ड स्किन वुंड स्ट्रेंथन में रिकवर 70 to 80% नॉर्मल स्किन को 3 मंथ के अंदर। वुंड की कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली होती है मायोफाइब्रोब्लास्ट की मदद से, फिर लेटर जो है क्रॉस लिंकिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर से होती है। टाइम के साथ कनेक्टिव टिश्यू डिग्रेड हो जाता है और स्कार जो है श्रिंक कर जाता है। डिग्रेडेशन कोलेजन की और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन कंपोनेंट की अकम्प्लिश होती है बाय फैमिली ऑफ मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस की मदद से, MMPs। इसको ऐसा कहा गया है ये नाम क्योंकि ये डिपेंड होते हैं मेटल आयंस पे जिस तरह जिंक पे फॉर देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। MMPs जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं वैरायटी ऑफ सेल टाइप से, उस फाइब्रोब्लास्ट से, मैक्रोफेजेस से, न्यूट्रोफिल्स भी प्रोड्यूस करते हैं MMPs, साइनोवियल सेल्स भी, कुछ एपिथेलियल सेल्स भी, और उनकी सिंथेसिस और सिक्रीशन ना रेगुलेट होती है किनसे, ग्रोथ फैक्टर से, साइटोकाइन से एंड अदर एजेंट से। ये इंक्लूड करते हैं हमारे इंटरस्टिशियल कोलेजिनेजेस इसमें आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल कोलेजिनेजेस जो कि क्लीव करते हैं हमारी फिब्रिलर कोलेजन MMP1, 2 and 3 आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे जेलेटिनेजेस आ जाते हैं MMP2 and 9 जो डिग्रेड करते हैं एमोर्फस कोलेजन को, और फाइब्रोनेक्टिन आ जाता है, और स्ट्रोमेलाइजिन MMP3, 10, 11 जो डिग्रेड करते हैं वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को इंक्लूडिंग प्रोटोग्लाइकेंस, लेमिनिन को, फाइब्रोनेक्टिन को, एमोर्फस कोलेजन को। न्यूट्रोफिल इलास्टेज, कैथेप्सिन्स जी, प्लाज्मिन और अदर सीरियन प्रोटीएसेस भी आल्सो डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है वुंड रीमॉडलिंग में देन द MMPs। इन एडिशन एक्टिवेटेड कोलेजिनेसेस भी रैपिडली इनहिबिट हो सकते हैं बाय स्पेसिफिक टिश्यू इनहिबिटर्स के जरिए ऑफ द मेटेलोप्रोटीन्स। स्पेसिफिक टिश्यू इनहिबिटर ऑफ द मेटेलिक प्रोटीन TIMPs प्रोड्यूस बाय मोस्ट मीसेनकाइमल सेल्स। थस बैलेंस होता है MMPs का और TIMPs का जो रेगुलेट करता है साइज़ को और नेचर ऑफ द हमारे स्कार की, साइज़ एंड नेचर ऑफ द स्कार की, इसका बैलेंस होता है। नेक्स्ट अभी हम मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रेन्युलेशन टिश्यू की, ये कैरेक्टराइज होता है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन से और न्यू थिन वॉल्ड डेलिकेट कैपिलरीज इन अ लूज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफन विथ एडमिक्स्ड इन्फ्लामेटरी सेल्स, मेनली उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं। 3.6a में देख लें पिक्चर। ये एक ग्रेन्युलेशन टिश्यू शो किया गया है जिसमें न्यूमरस ब्लड वेसल्स भी हैं, इडीमा भी दिखाई गई है, लूज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें ओकेजनल इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखाए गए हैं। कोलेजन स्टेन हुआ है बाय द ट्राइकोम स्टेन, ठीक है। मिनिमल मैच्योर कोलेजन देखा गया है इस पॉइंट पे।
जबकि दूसरा फिगर देखें तो ट्राइकोम स्टेन ऑफ मैच्योर स्कार यहाँ पे दिखाया गया है। ट्राइकोम स्टेन मैच्योर स्कार का दिखाया गया है। इसमें देखिए डेंस कोलेजन ना ब्लू कलर से शो किए गए हैं और स्केटर्ड वास्कुलर चैनल भी दिखाए गए हैं ये रेड से। तो हम ग्रेनुलेशन टिश्यू की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो टिश्यू हमने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट से और थिन वॉल कैपिलरी से बनता है और इसमें इन्फ्लामेटरी सेल लाइक मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये टिश्यू ना प्रोग्रेसिवली इन्वेड करता है साइट ऑफ इंजरी को। अमाउंट ऑफ हमारा ग्रेनुलेशन टिश्यू जो बनता है ना वो डिपेंड करता है साइज टिश्यू डेफिसिट का, जो वोंड की वजह से हुआ है, जख्म की वजह से जितना टिश्यू खत्म हुआ है ना उस हिसाब से ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है। और इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लामेशन पे भी डिपेंड करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डेफिसिट एंड इन्फ्लामेशन। फिर स्कार या फाइब्रोसिस टिश्यूज़ में कंपोज होती है लार्जली इनएक्टिव स्पिंडल शेप के फाइब्रोब्लास्ट से। डेंस कोलेजन फ्रेगमेंट्स, डेंस कोलेजन भी होता है, फ्रेगमेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं, अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। 3.6 देखें, 26B जो फिगर है, ये वाला फिगर जो है इसमें देखें स्पिंडल शेप के जो है फाइब्रोब्लास्ट, डेंस कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू के जो है ना फ्रेगमेंट। पैथोलॉजिस्ट ऑफन यूज़ करते हैं स्पेशल स्टेन ताकि वो आइडेंटिफाई करें डिफरेंट प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को स्कार के और फाइब्रोटिक टिश्यू के। ट्राइकोम स्टेन जो है ना ये वाला डिटेक्ट करता है कोलेजन्स को, फाइबर्स को, और इलास्टिन स्टेन जो है आइडेंटिफाई करता है डेलिकेट फाइबर्स ऑफ द इलास्टिन को, जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारे प्लाएबल इलास्टिक टिश्यूज़ का। ये जो ट्राइकोम स्टेन है ये एक्चुअली इसमें 3 स्टेन होते हैं, एंस इसका नाम है ट्राइकोम, जो स्टेन करता है रेड सेल्स को, ऑरेंज और मसल को ये रेड करता है और कोलेजन को ये ब्लू करता है, ये बात याद रखिएगा। एक और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है जो कि बनाती है कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। क्या बनाती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि बनाती है कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा नॉर्मल ऑर्गन्स का, और ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन इस अर्ली स्कार्स में इस रेटिक्यूलिन होती है वो, जो कि कंपोज होती है ये प्रोटीन टाइप 3 कोलेजन की, और ये आइडेंटिफाई की जा सकती है विद स्पेशल स्टेन, ठीक है, रेटिक्यूलिन। अब हम रिपेयर बाय द स्कार फॉर्मेशन की समरी देखें तो रिपेयर होता है जब डिपोजिशन कनेक्टिव टिश्यू की होती है, और स्कार फॉर्मेशन से भी होता है रिपेयर अगर इंजर्ड टिश्यू कैपेबल नहीं है रीजनरेशन का, या फिर अगर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डैमेज हो गया है और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा रीजनरेशन को। मेन स्टेप रिपेयर में स्कारिंग होती है, क्लॉट बनता है, इन्फ्लामेशन होती है, एंजियोजेनेसिस और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, माइग्रेशन होती है और प्रोलिफरेशन फाइब्रोब्लास्ट की, कोलेजन बनता है और कनेक्टिव टिश्यू से रीमॉडलिंग होती है। मैक्रोफेजेस क्रिटिकल है ऑर्केस्ट्रेटिंग द रिपेयर प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट एंड बाय प्रोड्यूसिंग द साइटोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर जो प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करवाएं ऑफ द सेल टाइप्स इन्वॉल्व इन द रिपेयर। हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक पोटेंट फाइब्रोजेनिक एजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन डिपेंड ही करती है बैलेंस पे, किसका बैलेंस? अमंग द फाइब्रोजेनिक एजेंट, एक तो मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीन्स MMPs पे जो डाइजेस्ट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन पे, और टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ द MMPs TIMPs जो कि डाइजेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि वो उसको इनहिबिट करेंगी। तो इसका बैलेंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन में। अब हम पढ़ लेते हैं फैक्टर जो कि इम्पेयर करें टिश्यू के रिपेयर को। टिश्यू का रिपेयर ना इम्पेयर हो सकता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जी, जो कम कर देती हैं क्वालिटी को या एडिक्वेंसी को ऑफ द रिपेरेटिव प्रोसेस। टिश्यू का रिपेयर फैक्टर जो इंटरफेयर करते हैं ना हीलिंग में, वो एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, या इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं जैसे कि कोई इंजर्ड टिश्यू, या सिस्टेमिक या लोकल, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डिलेड हीलिंग का। ये इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, प्रोलॉन्ग करता है और पोटेंशियली बढ़ा देता है लोकल टिश्यू की इंजरी। डायबिटीज़ भी एक फैक्टर है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ना टिश्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है रिपेयर के लिए फॉर मैनी रीजंस, और ये इंपॉर्टेंट है सिस्टेमिक कॉज ऑफ द एबनॉर्मल वुंड हीलिंग। उसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी प्रोफाउंड इफेक्ट रखता है रिपेयर पे, जैसे प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन या विटामिन सी की कमी जैसे ना एग्जांपल हैं कि इनहिबिट कर देते हैं कोलेजन के सिंथेसिस को और हीलिंग को रिटार्ड कर देती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स को भी वेल डॉक्यूमेंटेड है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से वीक स्कार प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये इनहिबिट कर देते हैं हमारे TGF बीटा को प्रोडक्शन को, और फाइब्रोसिस कम हो जाएगी, तो इसलिए वीक स्कार बनते हैं। कुछ इंस्टेंसेस में हाउएवर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का डिजायरेबल है, जैसे कि कॉर्नियल इन्फेक्शन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ ताकि लाइकलीहुड ऑफ द ओपेसिटी कम हो ड्यू टू द कोलेजन डिपोजिशन। फिर है मैकेनिकल फैक्टर, जैसे कि इंक्रीज हो जाए लोकल प्रेशर या फिर टोर्जन हो जाए जिसकी वजह से वुंड जो है ना पुल अपार्ट हो जाएंगे, डेज। पुअर परफ्यूजन में भी जो है ना
जैसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में, डायबिटीज़ में, या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड वीनस ड्रेनेज में, जैसे वेरिकोस वेन में हीलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है। फॉरेन बॉडीज़ में क्या होता है, फ्रेगमेंट, स्टील, गिलास या फिर बोन इम्पीड करती है हीलिंग को। टाइप और एक्सटेंट टिश्यू इंजरी का भी अफेक्ट करता है सब्सिक्वेंट रिपेयर को। कंप्लीट रिस्टोरेशन होती है सिर्फ अगर टिश्यू कंपोज हो सेल्स का कैपेबल ऑफ प्रोलिफरेटिंग। इवन देन एक्सटेंसिव इंजरी विल प्रोबेबली रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट टिश्यू रीजनरेशन एंड एटलीस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन लॉसेज। इंजरी टिश्यूज़ को जो कंपोज है नॉन डिवाइडिंग सेल से, वो मस्ट इनएविटेबली रिजल्ट इन द स्कारिंग, जैसे कि इन केस विद द हीलिंग ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, उसमें स्कारिंग होती है क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। फिर है लोकेशन ऑफ द इंजरी भी, वो कैसे है, और कैरेक्टर टिश्यू का इन विच इंजरी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन जो कि टिश्यू स्पेसिस में हो रही हो, जैसे प्लूरल में, पेरिटोनियल में, साइनोवियल कैविटीज़ में, तो वहाँ पे ना स्मॉल एक्सुडेट्स जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द ल्यूकोसाइड्स, जिसके नतीजे में रेजोल्यूशन हो जाती है ऑफ द इन्फ्लामेशन और रीस्टोरेशन हो जाती है नॉर्मल टिश्यू आर्किटेक्चर की। हाउएवर जब एक्सुडेट बहुत ज़्यादा हो टू बी फुली रीअब्जॉर्ब्ड, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द ग्रेन्युलेशन टिश्यू ग्रो इनटू द एक्सुडेट एंड अ फाइब्रस स्कार अल्टीमेटली फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल एग्जाम्पल हमारे एबनॉर्मल वुंड हीलिंग की एंड स्कारिंग की। कॉम्प्लिकेशन टिश्यू के रिपेयर में अराइज करती है फ्रॉम एबनॉर्मिटी किसी भी बेसिक कंपोनेंट में, एबनॉर्मिटी किसी भी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस में, जिसमें डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन आ जाती है, एक्सेसिव फॉर्मेशन किसी रिपेयर कंपोनेंट की, या फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्चर्स की। अब सबसे पहले देखें डिफेक्ट इन द हीलिंग में क्रोनिक वुंड। ये देखे गए हैं न्यूमरस क्लिनिकल सिचुएशंस में, क्रोनिक डिफेक्ट इन द हीलिंग क्रोनिक वुंड्स में, न्यूमरस क्लिनिकल सिचुएशन में एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल या सिस्टेमिक फैक्टर्स की वजह से। फॉलोइंग कुछ एग्जांपल है, जैसे देखें ना वीनस लेग अल्सर जैसे हो जाता है। देखें फिगर भी देखें, ये फिगर देखें, इसमें क्रोनिक वुंड दिखाए गए हैं डिफेक्ट इन द वुंड हीलिंग की वजह से। ए से लेकर डी तक जो फिगर है उसमें देखें एक्सटर्नल अपीयरेंस है स्किन अल्सर्स की। ठीक है, गौर से देखें, एक ये है डिफेक्ट हो गया स्किन अल्सर में, ये देखें। ये ए फिगर में देखें वीनस लेग अल्सर बना है, इसमें ना आर्टीरियल अल्सर बना है विथ अ मोर एक्सटेंसिव टिश्यू नेक्रोसिस हुई है। ये है डायबिटिक अल्सर, ये प्रेशर सो है। अब ये जो ई और एफ जो है ना ये हिस्टोलॉजिक स्टेन्स हैं। देखें इसमें अपीयरेंस है डायबिटिक अल्सर की, ई टू एफ, ये ई वाला और एफ वाला भी ये डायबिटिक अल्सर की जो है हिस्टोलॉजी है। ठीक है, इसमें देखें ई वाला जो है ना उसमें देखें अल्सर क्रेटर है, अल्सर क्रेटर, और इसमें ना क्रोनिक इन्फ्लामेशन और ग्रेन्युलेशन टिश्यू दिखाया गया है। तो जो वीनस लेग अल्सर होते हैं ना वो डेवलप करते हैं और मोस्ट ऑफन एल्डरली पीपल में एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक वीनस हाइपरटेंशन की वजह से, जो कि सिवियर वेरिकोज वेन की वजह से हो सकता है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी होता है। डिपॉजिट आयरन पिगमेंट के, जैसे कि हीमोसिड्रिन कॉमन होता है, जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द रेड सेल के ब्रेकडाउन की वजह से। देयर में भी अकम्पनिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। ये अल्सर फेल हो जाते हैं टू हील क्योंकि पुअर डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से टू द साइट ऑफ द अल्सर। अब ये वाला जो आर्टीरियल अल्सर हमने देखा, ये असल में डेवलप होता है इन द इंडिविजुअल्स जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो या पेरिफेरल आर्टरीज़ की, स्पेशली जो एसोसिएटेड हो डायबिटीज़ के साथ। इसकी में जो रिजल्ट कर रही है ना इन द एट्रोफी एंड देन नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू, ये लेजन्स ना क्वाइट पेनफुल होती हैं। फिर ये जो प्रेशर सोर है ये एरियाज ऑफ द स्किन अल्सरेशन में होता है और नेक्रोसिस हो जाती है अंडरलाइंग टिश्यू की बाय द प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन टिश्यू की, सॉरी ये वाला ये प्रेशर सोर है, तो ये नेक्रोसिस हो जाती है स्किन अल्सरेशन प्रोलॉन्ग कंप्रेशन टिश्यू की अगेंस्ट किसी बोन की। फॉर एग्जांपल बेड रिडन या इमोबाइल एल्डरली इंडिविजुअल जो होते हैं ना उनमें न्यूमरस मोर्बिडिटीज़ होती हैं। ये लेजन ना मैकेनिकल प्रेशर की वजह से और लोकल इस्कीमिया की वजह से होती हैं। और ये जो है डायबिटिक अल्सर था, ये इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दिखाया गया। ये इफेक्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को करता है, पार्टिकुलरली फीट को। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस हुई है और फेलियर है टू हील आर द रिजल्ट ऑफ स्मॉल वेसल डिजीज़ की वजह से, जिसकी वजह से इस्केमिया हो जाता है, न्यूरोपैथी, सिस्टेमिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी होते हैं। हिस्टोलॉजिकली ना ये लेजन्स जो है ना वो एक्सटेंसिव कैरेक्टराइज होती हैं एपिथेलियल अल्सरेशंस की वजह, एपिथेलियल अल्सरेशन की तरह होती हैं। ये देखें एपिथेलियल अल्सरेशन की तरह, और एक्सटेंसिव ग्रेन्युलेशन टिश्यू हो जाता है इन द अंडरलाइंग डर्मिस। ठीक है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू।
कुछ केसेस जो है ना हीलिंग के लीड करते हैं डेहिसेंस में, यानी वूंड का रप्चर। आल्दो नॉट कॉमन, ये होता है ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली किसी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद एब्डोमिनल, और एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि होता है वॉमिटिंग, कफिंग या इलियस की वजह से। फिर है एक्सेसिव स्कारिंग। ये क्या है? एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाती है कंपोनेंट ऑफ द रिपेयर प्रोसेसेस की, जो गिव राइज टू द हाइपरट्रोफिक स्कार एंड कीलोइड्स, यानी कंपोनेंट ऑफ द रिपेयर प्रोसेस की ही एक्सेसिव फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफिक स्कार और कीलोइड्स बन रहे हैं। एक्यूमुलेशन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन की रिजल्ट करता है रेज्ड स्कार में, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। ये ऑफन ग्रो रैपिडली कर रहे होते हैं और इसमें एबंडेंट मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लेकिन ये टेंड टू रिग्रेस ओवर सेवरल मंथ। जैसे अब फिगर देखिए 3.28a में, ये है क्लिनिकल एग्जाम्पल एक्सेसिव स्कारिंग की और कोलेजन डिपोजिशन की। ये वाला फिगर देखिए ए वाला, इसमें ना हाइपरट्रोफिक ये स्कार बन गया है। ये कीलोइड्स हैं, देखिए इस तरह के होते हैं, और इसमें देखिए माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कीलोइड की ही दिखाई गई है। नोट करिए थिक कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन यहाँ पे डर्मिस में होती है कीलोइड्स में। हाइपरट्रोफिक स्कार जो मैंने आपको दिखा वो जनरली डेवलप करते हैं किसी थर्मल या ट्रोमेटिक इंजरी के बाद, जो इन्वॉल्व करती है डीप लेयर ऑफ द डर्मिस को। अगर स्कार टिश्यू ग्रो करता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल वोंड के और रिग्रेस पे नहीं करता, तो वो कहलाता है कीलोइड। सर्टेन इंडिविजुअल्स सीम टू बी प्री डिस्पोज टू द कीलोइड फॉर्मेशन, पार्टिकुलरली अफ्रीकन डिसेंट के। फिर होता है एक एक्सुबरेंट ग्रेन्युलेशन। ये एक अनदर डेविएशन होती है, एक्सुबरेंट ग्रेन्युलेशन डेविएशन होती है वुंड हीलिंग की, कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जो प्रोट्रूड करता है अबव द लेवल ऑफ द सराउंडिंग स्किन के और ब्लॉक करता है रीएपिथेलाइजेशन को। इस प्रोसेस को कहा जाता है विथ मोर लिटरेरी फेवर प्राउड फ्लैश कहा जाता है। एक्सेसिव जो ग्रेन्युलेशन होता है ना, वो रिमूव होना चाहिए बाय कॉटरी के ज़रिए, सर्जिकल एक्सीजन के ज़रिए, टू परमिट द रीस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियल कंटिन्यूटी। ये देखें, ये है वो प्राउड फ्लैश जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू की किस्म है, इस तरह से ये होता है। रेयरली इंसिजनल स्कार या ट्रोमेटिक इंजरी भी फॉलो हो सकती है बाय द एक्सुबरेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स that may in fact recur after excision, called the desmoids या aggressive fibromatosis। ये नियोप्लाज्म लाए करते हैं ग्रे जोन ऑफ द बिनाइन एंड मेलिग्नेंट लो ग्रेड ट्यूमर्स में। ये देखें, ये डेस्मोइड या एग्रेसिव ये ट्यूमर इस तरह के दिखते हैं, इस तरह के। वुंड की कॉन्ट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का। एक्सेगरेशन इस प्रोसेस की में कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा और रिजल्ट करेगा डिफॉर्मिटीज ऑफ द वुंड एंड सराउंडिंग टिश्यू। कॉन्ट्रैक्चर पार्टिकुलरली प्रोन होते हैं टू डेवलप ऑन द पाम और सोल्स पे एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट हमारे थ्रोट के। कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादातर देखे गए हैं आफ्टर द सीरियस बर्न और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मूवमेंट जॉइंट्स की। ये देख लें, ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्चर स्कार दिखाया गया है। ये हैं कॉन्ट्रैक्चर्स, ये इस तरह के। फिर है फाइब्रोसिस इन द पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में। टर्म फाइब्रोसिस यूज़ की जाती है टू डिनोट द एक्सेसिव डिपोजिशन जो कोलेजन की होती है एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट की टिश्यू में। टर्म स्कार और फाइब्रोसिस ना कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है, लेकिन फाइब्रोसिस ऑफन रेफर करता है एबनॉर्मल डिपोजिशन कोलेजन की, जो किसी इंटरनल ऑर्गन में होती है किसी क्रोनिक डिजीज़ में। बेसिक मैकेनिज्म फाइब्रोसिस का सेम है जैसे कि स्कार फॉर्मेशन का था इन द स्किन ड्यूरिंग द टिश्यू रिपेयर। फाइब्रोसिस एक पैथोलॉजिक प्रोसेस है जो इंड्यूस होता है परसिस्टेंट इंजूरियस स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो या इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन हो। इस तरह का टिपिकली एसोसिएटेड होता है लॉस ऑफ टिश्यू के साथ। जैसे फिगर में देखें, इस फिगर में ना मैकेनिज्म ऑफ फाइब्रोसिस दिखाया गया है। असल में इसमें टिश्यू इंजरी में जो लीड करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ, परसिस्टेंट टिश्यू जो इंजरी है वो लीड करती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ और लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर। साइटोकाइन जो प्रोड्यूस होते हैं ना मैक्रोफेजेस में से और अदर ल्यूकोसाइट्स से, वो स्टिमुलेट करते हैं माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन फाइब्रोब्लास्ट की और मायोफाइब्रोब्लास्ट की, ठीक है, और डिपोजिशन करवाते हैं कोलेजन का और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। नेट रिजल्ट होता है रिप्लेसमेंट नॉर्मल टिश्यू की बाय द फाइब्रोसिस। ये देखिए, ये सबसे पहले एपिथेलियम है,
उसमें टिश्यू इंजरी हुई, लॉस ऑफ एपिथेलियल इंटेग्रिटी हुई, तो लिमिटेड इंजरी हुई तो फिर वो रीजनरेट होकर वापस से एपिथेलियम हो गया। लेकिन अगर रिपीटेड रही या सीवियर इंजरी रही तो इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन में फिर मैक्रोफेजेस ने और टी लिम्फोसाइट्स में लिम्फोइड सेल्स ने साइटोकाइन सिक्रेट किए, इसने TGF बीटा MMPs भी सिक्रेट किए। मैक्रोफेज उसने जो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 13 स्पेशली सिक्रेट किया। इनकी मदद से फाइब्रोब्लास्ट की रिक्रूटमेंट हुई और वो डिफरेंशिएट हुए इनटू द मायोफाइब्रोब्लास्ट। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बिछाया, फिर फाइब्रोसिस हो गई। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सस्टेंशियल ऑर्गन डिस्फंक्शन के लिए एंड इवन ऑर्गन फेलियर भी फाइब्रोसिस से। जैसे कि हमने पहले देखा मेजर साइटोकाइन जो कि फाइब्रोसिस में होता है वो TGF बीटा है। मैकेनिज्म जो लीड करता है इंक्रीज TGF बीटा की एक्टिविटी फाइब्रोसिस में वो प्रिसाइजली नहीं पता, लेकिन नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस और प्रोडक्शन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होती हैं रिगार्डलेस ऑफ द टिश्यू। द सेल्स जो कि कोलेजन को बनाती हैं इन रिस्पॉन्स टू द TGF बीटा स्टिमुलेशन में वेरी डिपेंड करता है टिश्यू पे। मोस्ट ऑर्गन में जैसे कि हमारे लंग्स में और किडनी में ये मायोफाइब्रोब्लास्ट ही होते हैं द मेन सोर्स ऑफ द कोलेजन, लेकिन स्टीलेट सेल्स मेजर कोलेजन प्रोड्यूसर होते हैं इन द लिवर की सिरोसिस में। फाइब्रोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड करते हैं डाइवर्स क्रोनिक एंड डेबिलिटेटिंग डिजीजेस जैसे कि लिवर की सिरोसिस हो गई, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, फाइब्रोसिंग डिजीज ऑफ द लंग, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनियोसिस एंड ड्रग और रेशन इंड्यूस्ड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में भी, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। ये कंडीशन डिस्कस की है रेलिवेंट चैप्टर में लेटर इन द बुक, क्योंकि फाइब्रोसिस मेजर कॉज है मोर्बिडिटी का और डेथ का इन दिस कंडीशन, तो ग्रेट इंटरेस्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स। समरी हम देख लेते हैं लास्टली कुटेनियस वुंड हीलिंग की एंड पैथोलॉजिक एस्पेक्ट ऑफ द रिपेयर। मेन फेजेस कुटेनियस वुंड हीलिंग में इन्फ्लामेशन होती है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की रीमॉडलिंग होती है। कुटेनियस वुंड हील होता है प्राइमरी यूनियन से फर्स्ट इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन से सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी हीलिंग में ज़्यादा एक्सटेंसिव स्कारिंग होती है एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। वुंड हीलिंग एल्टर हो सकती है बाय मैनी कंडीशन, पार्टिकुलरली किसी इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, टाइप, वॉल्यूम, लोकेशन इंजरी की इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कॉज कराती है किलोइड्स स्किन में, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन ज़्यादा हो गया। परसिस्टेंट स्टिमुलेशन कोलेजन की सिंथेसिस में इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ फाइब्रोसिस करवा देती है, ऑफन विद एक्सटेंसिव लॉस ऑफ द टिश्यू एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर वो पूरा कंप्लीट हो गया है एंड हमने ये बहुत अच्छी तरह से किया है। आप लोग मेरी वीडियोस को देखें। अगर आप लोगों को इसकी स्पीड ज़्यादा लग रही है, असल में ये जल्दी जल्दी है हर चीज़ का, तो आप इसको स्लो करके सुन लें।